नमस्कार, मी हर्षदा स्वकुळ. या विशेष वृत्तामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. कोरोनाचं लॉकडाऊन घोषित झालं आणि त्यानंतर रस्ती आपल्याला काय भीषण दृश्य दिसलं ते म्हणजे पायी आपल्या घरी निघालेल्या मजुरांचं. हे मजूर त्यांच्या मुलाबाळांना त्यांच्या कडेवर घेऊन जात होते, वाटेल त्या वाहनानं कधी पायी निघाले होते आणि या सगळ्या मजुरांसाठी सरकारी पातळीवर तर प्रयत्न होतच होते, पण या सगळ्यांचा एक मसीहा होता आणि तो म्हणजे अभिनेता सोनू सूद. अभिनेता सोनू सूद सध्या काय करतो हे मी नव्यानं वेगळं सांगायची खरंच गरज नाहीये, कारण सध्या प्रत्येक रस्त्यावर आपल्याला सोनू सूद दिसतोय, त्या मजुरांशी बोलतोय, त्या मजुरांसाठी विशेष बसची त्यांनी व्यवस्था केलेली आहे स्वखर्चानं आणि त्यांना तो त्यांच्या गावी त्यांच्या कुटुंबियांकडे परत पाठवतोय. हा कोरोनाच्या संकटातला खरा रियल हीरो आहे. तर स्वतः सोनू सूद आज आपल्या सोबत आहेत. सोनू जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत एबीपी माझा में. नमस्कार अर्षदा, बहुत अच्छा लगा आपसे सोनू जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बहुत बातें करनी है. मेरे साथ मेरे सहकारी है अभिजीत, तो हम दोनों को आपको बहुत सवाल पूछने हैं. तो मेरा पहला सवाल यही है सोनू जी कि आपको कितनी दुआएं मिले अभी तक, कितने बसेस छोड़े हैं? अभी करीबन 12,000 से ज्यादा जो प्रवासी हैं वो अपने घर पहुंच चुके हैं और आज भी जाने वाले हैं बहुत सारे लोग. लिस्टिंग बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्द अपने घरों में पहुंचे, क्योंकि अभी वो इंतजार कर रहे हैं. पहले वो पैदल चल रहे थे, अभी वो इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं बैठकर कि एक फोन आएगा, हम लोग पहुंचेंगे. तो और भी जिम्मेदारी ज्यादा है ताकि उनको हेल्प करके उन्हें घर में पहुंचाया जा सके. सोनू जी, ऐसा है कि कोई भी मिशन की शुरुआत ऐसे नहीं होती है, कोई तो इंस्टिंक्ट होता है उसके पीछे. तो ये शुरू कैसे हुआ, यह सब सिलसिला कि लोगों को घर पहुंचाया जाए, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? अभिजीत, मैं खुद नागपुर में पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग की है वहाँ पर, और बड़ी स्ट्रगल करके ट्रेन के थ्रू, कई बार रिजर्वेशन नहीं होता था, बसेस के थ्रू हम लोग पहुँचते थे. तो मैंने वो सब जिंदगी के एक्सपीरियंसेस किए हैं. और जब मैं इन माइग्रेंट्स को देखा जो बात करते कि हम 500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पैदल जाएंगे, तो मुझे लगा कि जो बच्चे उनके साथ चल रहे हैं उनके जहन में, जो उनके दिमाग में वो सारी यादें रहेंगी कि अपने माता पिता को उन्होंने इतनी मुश्किल से अपने घर पहुंचते देखा, बड़ी तकलीफों में देखा, तो वो कभी जाने वाली नहीं है. तो बहुत जरूरी है कि हम आगे आए और उन्हें कहें कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम आपका हाथ थामेंगे और आपको आपके घर भेजेंगे. तो इसलिए मैं बाहर आया. हम लोग बहुत सारे लोगों को खाना बांट रहे थे. तो एक ऐसे ही बहुत बड़ा ग्रुप था 200-250 लोगों का, जो कर्नाटका के लोग थे, एक ब्रिज के नीचे बैठे थे, और जब हम उन्हें खाना दे रहे थे तो उन्होंने पूछा कि मैंने पूछा कि कहाँ, बोले कि हम पैदल जा रहे हैं सर, हमें कुछ खाना पैक करके दे दो. तो मैंने पूछा कि पैदल क्यों जा रहे हो, मैं कुछ आपके लिए इंतजाम करके देता हूँ, ट्रैवल का मैं परमिशन ला कर देता हूँ. और उन्हें विश्वास था कि कोई कुछ नहीं होने वाला, हम लोग निकल जाएंगे. तो मैंने बोला कि आप मुझे 2 दिन की मोहलत दो और मैं सब लेकर आता हूँ. फिर 2 दिन में मैंने बहुत सारी सरकारों के पीछे लग के वो सारी परमिशन ली और पहली दफा 350 लोग जो है वो कर्नाटका के लिए निकले. और जब मैं उन्हें मिलने गया तो उनकी आंखों में आंसू थे और स्माइल करे. तो उन्होंने मुझे याद है कि एक प्रवासी ने मुझे कहा कि सर, हमें लगा कि हम लोग यहीं मर जाएंगे, अपने घर कभी नहीं जा पाएंगे, और आपके कारण आज हम अपने घर जा रहे हैं. तो मुझे लगा कि ये वो 350 लोग हैं जिनसे मैं मिल पा रहा हूँ. ऐसे लाखों लोग हैं भाई देश पे, पूरे हिंदुस्तान में, जो फंसे पड़े हैं. तो ये जर्नी है सिर्फ 350 तक सीमित नहीं है, उस आखिरी प्रवासी तक चलना चाहिए जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचते. सोनू जी, आपको बता दूं कि आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं. देश के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पैदल जाने वाले लोग हैं जिनको आपने घर पहुंचाया, सही सलामत पहुंचाया, लेकिन एक सिस्टम खड़ा करना है इसके लिए, ये सीधी सादी बात नहीं होती है, इतना आसान नहीं होता है, इतना ईजी नहीं होता है. तो आपने ये सब किया कैसे कि बस को मुहैया करवाया जाए, परमिशन ली जाए, चिट पे नंबर भेजते थे लोग आपको, हमने ट्विटर पे देखा कि भैया हमको घर पहुंचा दीजिए, हम यहाँ पे फंसे हैं, उनको लिखना नहीं आता है, वो ट्विटर पे नहीं है, वो कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं है. तो आपने उन सबको इकट्ठा कैसे किया, बस कैसे मुहैया करवाई, इन सबको घर भेजा कैसे, ये मशीनरी काम तो कैसे करती है, क्योंकि एक सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं होता है, तो एक इंसान के लिए कितना मुश्किल रहा है? मैं हमेशा, मेरे मदर एक कहते थे कि आपकी कामयाबी तब है जब आप किसी जरूरतमंद की मदद कर सको. तो वो जो शब्द है हमेशा मेरी माइंड में पूछते रहते. और मुझे पता था कि अगर करना चाहें तो हम लोग कर जरूर लेंगे, लेकिन मुश्किल जरूर था. मुझे याद है कि जब मैंने शुरू किया तो बातचीत करने की पर्सनली मैं हर उनके पुलिस स्टेशन से लेके सीनियर से लेके डीसीपी लेवल से लेके मैं खुद परमिशन देता था. फिर मैं दूसरी सरकार, जहाँ कर्नाटका की सरकार हो, यूपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, पर्सनली फोन करके हर लेवल से मैंने उनकी परमिशन ओके करवाता हुआ लेकर आता था. बड़ा मुश्किल था. मुझे याद है मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे
खुद वाइफ है, वो खुद बैठ के लिस्ट बनाती है, ये बड़ा खुश के लोग हैं, ये वो लोग हैं। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है पंकज जलसगी, वो भी एक उनकी पूरी जो 10 लोगों की टीम है वो लिस्टिंग बनाती है कि उनके आधार कार्ड नंबर क्या है, उनके फोन नंबर क्या है, उनको फोन करते हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एक निधि गोयल, वो सारा दिन 20 घंटे हम लोग आपस में बात करते हैं। हम लोगों ने साथ में बोला कि हम एक ऐसा मिशन शुरू करें जिसका नाम हो घर भेजो, और हम सबको घर भेजेंगे, कोशिश करते रहेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा दिन 22 से 23 घंटे का है। मैं 1-1.5 घंटा सोता हूँ, सुबह से उठ के लगे, और आज भी हजारों लोग जाने वाले हैं। उनका कोऑर्डिनेट कहाँ से उठाना है, क्योंकि बसेस ऑर्डर नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो कोई पारे घर में है, कोई नाला सफारा में, उनको कैसे उठा कर एक जगह पर लेकर आना और उन्हें भेजना है, और उनका खाना पैक करना है ताकि उनको रास्ते में 1-2 दिन जो लगे तो तकलीफ ना हो। तो वो अपने आप जुड़ता गया। मुझे लगता है कि पहला अगर आप पैर आगे बढ़ाए तो कारना खुद ब खुद जुड़ जाता है, तो अपने आप हो गया। इनफैक्ट कल हमने एक टोल फ्री नंबर भी किया, क्योंकि इतने लोग, इतने फोन और इतने आ रहे थे कि मैं तो समझ नहीं पा रहा था। फिर हमने 10-12 लोग की एक टीम बनाई जो सेग्रीगेट करेगी कि कहाँ स्टेट में कहाँ लोग फंसे हुए हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 1 घंटे के अंदर कम से कम 70,000 जो है वो मैसेजेस और वो सब आए हुए हैं जिनको लाइन अप कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं, जितने मैक्सिमम लोगों को हम लोग हेल्प कर पाए वो लोग हम करेंगे। सोनू जी, मैं विस्तार से जानना चाहूँगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। आप लोगों को भेजते हैं तो गाड़ी में कैसे बिठाते हैं, आप उनको खाना कैसे पहुँचाते हैं, क्या आप एंड टू एंड उनके घर तक पहुँचाते हैं या फिर जिला के डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाते हैं, कैसे होता है ये सब? ये लोगों को खाने का बीच में रास्ते में जो 20-22 घंटे का सफ़र होता है, ये सब कैसे होता है? उनके साथ कोई जाता है, उनकी सैनिटाइजिंग की या बाकी व्यवस्था कैसे की जाती है? ये विस्तार से इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आप जैसा काम अगर कोई करना चाहता है, अगर दूसरा कोई आदमी ये सब करना चाहता है, तो ये सब होता कैसे है, ये वर्क कैसे होता है पूरा? देखिए, मुश्किल सबसे है परमिशंस लेना। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया लेकिन उन्हें परमिशंस नहीं मिली। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं उनके लिए वो परमिशंस लेके आया जो कुछ लोगों को भेजना चाहते थे, और मैं भी उनको भेजता हूँ। लेकिन सबसे मुश्किल काम है परमिशन। जब वो पहले उनके सबके मेडिकल्स होते हैं, उनकी एड्रेसेस जहाँ पर वो बिलोंग करते हैं उस पुलिस स्टेशन में वो रजिस्टर होते हैं। फिर वो उस पुलिस स्टेशन से डीसीपी ऑफिस जाता है, डीसीपी ऑफिस से फिर जिस स्टेट में वो जाना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट डीएम के पास जाता है, वहाँ से फाइल एडीएम के पास जाती है, एडीएम से वापस डीएम के पास, फिर वापस डीसीपी ऑफिस, और फिर वापस जो है पुलिस स्टेशन में। तो इस दौर से गुजरती है, और कहीं ना कहीं अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फाइल गुम हो जाएगी और ये लोग पैदल चल पड़ेंगे। तो मैं हर डिपार्टमेंट में पर्सनली फॉलो करता था और मैंने सबके परमिशन लेता हूँ। फिर उनके बाद जब लंबा सफर होता है, हम लोग उनको 2 दिन के लिए पानी हो, स्नैक्स हो, रिफ्रेशमेंट्स हो, फ्रूट्स हो, भर देते हैं पूरा उनका गाड़ी, ताकि उनको कहीं खरीदना ना पड़े, जरूरत ना पड़े, रास्ते में पूरे आराम से जाएं। सैनिटाइजर्स दिए जाते हैं उनको, मास्क दिए जाते हैं, हर चीज़, ताकि कोई भी तकलीफ ना उनको आए। सोशल डिस्टेंसिंग बरती जाती है ट्रैवल के अंदर। और फिर उन जिन डिपार्टमेंट जिस जिलों में जाते हैं, मैं उन सब ऑफिसर से बात करता हूँ कि बस में इतने लोग आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि उनको रिसीव किया जाए प्रॉपर्ली, सब कुछ ठीक ठाक हो। प्रोसेस बड़ा लंबा है। जैसे बोला कि आज मुझे पहली दफ़ा रियलाइज हुआ कि अगर मेरा दिन 24 घंटे यानी 30 घंटे का होता तो मैं शायद 4-5 घंटे और मिलते तो और ज़्यादा लोगों को भेज सकता था। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हर्षदा आपको एक बात पूछना चाहती है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि आपने अभी फिलहाल टोल फ्री नंबर शुरू किया है, तो एबीपी माझा पे आप बताएं कि ये वो टोल फ्री नंबर है क्या, तो लोगों को पता चलेगा कि हमको घर जाना है तो सोनू भैया पहुंचा देंगे, लेकिन इस टोल फ्री नंबर का आपको फ़ोन करना है। मैं अभी आपको शेयर करता हूँ, मुझे ऐसे याद नहीं, पर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप जो नंबर है उस पर अगर डायल करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा मैसेज मिलेगा कि आपको अपना नाम और जानकारी की कि आप कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, वो आप एक लिस्ट, एक व्हाट्सएप मैसेज नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए और हमारी टीम जो है जल्द से जल्द आपके पास वापस आपको कांटेक्ट करके जहाँ पर भी है वहाँ से वो सुविधा उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेगी। ये सोशल डिस्टेंसिंग के ज़माने में कोई थोड़ी भी मदद करता है तो वो व्हाट्सएप पे डाल देता है, फेसबुक पे डाल देता है, या फिर मीडिया वालों को बुला लेता है। तो आपने इतना अच्छा काम किया, बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिल जाती है इससे। तो आपने मीडिया से सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार क्यों रखा है? किसी को क्यों नहीं बुलाया? हमारे कैमरे में ये कैद क्यों नहीं हुआ है? सर, मेरा एक ही मानना था कि मैं चाह रहा था कि जो लोग अपने घरों में जा रहे हैं, एक बड़ी इमोशंस लेके जा रहे हैं, और मैंने अपने दिल से किया। वैसे एक पब्लिसिटी वाला सर नहीं बना। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं आपके चैनल में भी, सब चैनल्स में, उन्होंने बोला कि आप हमें मौका दीजिए, हम आके कवर करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं बताता। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बहुत सारे कैमरेज होने चाहिए या बहुत सारे फोटोग्राफर्स होने चाहिए। मुझे लगता है कि बड़ा पर्सनल रिश्ता है मेरा उन प्रवासियों के साथ, उन माइग्रेंट्स के साथ। मैं उनसे पर्सनली जाकर बात करता हूँ, उनसे एक चीज़ का वादा लेता हूँ कि आप
जब भी जाएंगे वापस, आप वापस आना जरूर। आप ये मत सोचिए कि अब मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा। आपकी जो जिंदगी है, जो आपके सपने हैं, इसी शहर से जुड़े हुए हैं, आपको वापस जरूर आना है। तो मैं नहीं चाहता कि कहीं वो कैमरास देखे कॉन्शियस हो जाए, या लोगों को ऐसा मैसेज लगे कि यार ये क्यों है सब। तो मैं इसलिए कभी किसी को बताता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। इनफैक्ट जब आपके चैनल से भी मुझे 3-4 दिन क्षमा मांगता हूँ आपसे बात करने में, इसलिए लगे क्योंकि मैं थोड़ा सा शर्म आती है मुझे इन चीज़ों में बात करने में। सोनू जी, ज़िंदगी में इमोशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें जो भी देखने को मिलता है वो हम फील करते हैं। क्या इस दौरान, ये जब से आप ये काम कर रहे हो, उस दौरान ऐसी कोई दो शब्द है या फिर ऐसे कोई एक बंदा है या फिर कोई आदमी है कि जिसने जाते जाते आपको एक दो शब्द बोले और वो आप कभी भी भूल नहीं सकते, वो जहन में लास्ट तक रहेंगे, वो इमोशंस? देखिए, बहुत चीज़ें मुझे याद है कि मैं एक एक्टर मनीष करके, वो यहाँ पे एक्टिंग करने 2-3 महीने पहले आया था, और फिर वो इतना हताश हो गया इन सब चीज़ों से, वो वापस जाना चाहता था, रोता था बैठकर। मुझे ट्विटर के थ्रू पता चला, तो मैंने उसे घर भेजा। अभी वापस वो दरभंगा चले गया बिहार में। तो उसने बोला कि सर, अगर आप मुझे नहीं भेजते, मैं वापस कभी नहीं आता यहाँ पर। मेरा दिल टूट गया था। मुझे लगा कि ये शहर मेरे लिए नहीं है और मैं कभी वापस नहीं आता, लेकिन आपने मुझे यहाँ से भेजा है। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। ऐसे ही कुछ प्लम्बर्स थे, कुछ ये थे, उन्होंने बोला कि सर, हम जाके अभी खेती बाड़ी करेंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। पर जब मैंने उनसे बातचीत किया, तो एक वापस उन्होंने मुझसे वादा किया कि सर, हम वापस जरूर आएंगे। हमें जो हमारा विश्वास टूट गया था, वो वापस आ गया। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सारी फिल्म्स की, बहुत भाषाओं में फिल्म की, लेकिन ये मुझे लगता है कि मैं शायद इसी के लिए इस शहर में आया था। नहीं तो मैं हो सकता था कि इंजीनियर बन के कहीं पंजाब में कुछ ना कुछ कर रहा होता। बट मुझे लगता है कि शायद मैं इन्हीं लोगों के लिए मुंबई में आया, और आज मैं जहाँ पर भी हूँ, इन्हीं की दुआओं के कारण। सोनू जी, इतना सब काम करते हो आप, उसके बावजूद ट्विटर पे हर एक को आप पर्सनली जवाब देते हो। तो हमने ट्विटर पे ही पढ़ा कि कोई लोग आपका सिवान में, बिहार में मंदिर बनाने जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? आपको भगवान मानने लगे हैं लोग अभी? नहीं, वो सही नहीं है। मैं खुद एक बड़ा आमचा इंसान हूँ। मैं उनसे वही रिक्वेस्ट किया कि भैया ऐसा मत करना, बोल मत इतना बड़ा डालो। वो जो पैसा आप बनाने वाले हो, किसी माइग्रेंट, किसी प्रवासी, किसी परिवार की मदद करो, वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हम सब उस चीज का हिस्सा है। जिस घरों में हम लोग रहते हैं, जिस स्टूडियो में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस सड़कों पे हम लोग चल के अपने काम की तरफ जाते हैं, सब उन लोगों ने बनाई। अगर हम उन्हीं सड़कों पर वापस ले आएंगे, तो आप सोचिए कि इन सड़कों पर चलते हुए लगेगा कि यार, ये सड़क मैंने बनाई थी और आज इसी सड़क पर मैं आ गया हूँ। तो हमें उनको सड़कों से उठाना है और उनके घरों में पहुंचाना है जिन्होंने हमारे घर बनाए। वही मेरा लक्ष्य है और मैं करके छोड़ूंगा। सोनू जी, आपके रिप्लाईज बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। यानी आप सीधा कुछ सेंटेंस नहीं बोलते ट्विटर पे। आप बोलते हो आपको मामा को बता देना घर आ रहा हूँ, माँ को बता देना कल तक पहुंचूंगा। तो ये जो टॉकेटिव, मतलब ऐसे लगता है कि आप खुद सामने खड़े हैं और खुद उम्मीद दे रहे हैं, खुद विश्वास दे रहे हैं। तो क्या आपकी ये शैली के बारे में हमें मुझे पूछना है आपको। वैसे जिन मैं डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, उनको पता है कि मैं डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखता हूँ। तो मैं अपनी फिल्मों के और डायलॉग्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे हिट डायलॉग्स मेरी फिल्मों के मेरे ही लिखे हुए रहते हैं। मुझे लगता है कि एक पर्सनल रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार रात को 3-3:30 बजे सोता हूँ, कई बार 4:30-5 बजे नींद खुलती है, मैं वापस अपना फोन चेक करता हूँ कि कुछ ऐसा मैसेज या कुछ ऐसी अर्जेंट कुछ मेल तो नहीं आई कि मेरे से मिस हो जाए और मैं उनको रिप्लाई ना कर पाऊँ। वो बेचारा उम्मीद में बैठा रहे। तो मैं रात को बैठ के भी कई बार उठ के देखने लग जाता हूँ। मैं इंटरव्यूज भी थोड़े से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि जो मैं आधा घंटा इंटरव्यूज 20 मिनट करूंगा, शायद मैं 20 मिनट में बहुत सारे लोगों को जवाब देके उन्हें उनके घर तक पहुंचा पाऊंगा। तो मैं इसलिए सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 1 हफ्ता और दे दीजिए। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि एक ऐसा रिश्ता जुड़ गया है उन लोगों के साथ जिनको मैंने कभी नहीं देखा, जिनसे मैंने कभी बात नहीं की, और मुझे पता नहीं मैं कभी जिंदगी में उनसे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, लेकिन एक परिवार बन गया। मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान मेरा एक परिवार बन गया। सोनू जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक पूरा घर अभी एक मिशन जैसे हो गया। आपके घर के सारे लोग, आपके दोस्त, आपके करीबी, आपके सीए, आपको दिन ब दिन मदद करने जा रहे हैं। तो सोनाली जी आपको कैसे मदद करती है? ईशान क्या भूमिका बजाते हैं इस पूरे अवसर में? देखिए, सोनाली की मैंने लिस्ट लगाई है कि तू यूपी के सारे लोगों की लिस्ट बना। ईशान की लगाई हुई है कि तू ये नंबर्स इनके नोट करने शुरू कर। मेरा तो हर एक की ड्यूटी लगाई है घर में? ड्यूटी लगी हुई है स्टेट वाइज। मेरा पंकज जलसगी, मेरा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी पूरी टीम मेरे ट्विटर्स के जितने रिप्लाईज रहते हैं उनकी लिस्ट बनाती है।
यू नो जो मेरे दोस्त है नीति, वो हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं कि बसेस लेनी है, उन्हें बिठाना है, पहुंचाना है, खाना लेना है। तो एक पूरी टीम है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब लोग काम करते हैं, और वन पॉइंट कांटेक्ट में रहता हूँ सबसे कोऑर्डिनेट करने के लिए कि हर चीज पहुंची नहीं पहुंची, और यू नो जस्ट ट्राई। सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बहुत सारे दिनों से, बहुत सालों से आप आपके पिताजी के नाम से एक अन्न छत्रालय भी चलाते हैं, उसमें भी लोगों को खाना खिलाते हैं। आप इन सब चीज़ों से आप खुद को दूर रखते हैं, मीडिया को दूर रखते हैं, तो वो क्या है? वो इन दिनों में भी शुरू है? वहाँ पे कितने लोग आते हैं? लॉकडाउन के दिनों में क्या लोग बड़े हैं वहाँ पे? क्या है वो? देखिए, शक्ति अन्नदानम मैंने शुरू किया था मेरे पिताजी शक्ति सागर सूद के नाम पे, और हम करीबन 45,000 से 50,000 लोगों को आज भी हर रोज खाना खिलाते हैं। डिफरेंट स्लम्स में, हाईवेज पे 3-3, 4-4 ट्रक जो है फ्रूट्स के दिए जाते हैं लोगों को पैक करके कि आप जाएं। वो चल ही रहा है पैरेलली, वो हमेशा चलता ही रहेगा। लॉकडाउन में हमें उनके पास जाना पड़ता है, वो नहीं आ सकते, और फिर भी मैंने अपना मेरा जहाँ पे मेरे लोग हैं या जहाँ पे मेरा घर है, मेरे 2 दिन बॉम्बे में जो अलग अलग जगह है, वहाँ पे मैंने बहुत सारा राशन रखा हुआ है। वो खुद आते हैं, राशन ले जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को बोला हुआ कि कोई भी आए तो उसे राशन देते रहो, तो वो भी ले जाते हैं। तो एक अपने आप मैंने कभी, मेरे लिए पहली दफा एक्सपीरियंस था हर कुछ करने का, लेकिन मैंने कभी मुझे पता नहीं था कि मैं सब कर सकता हूँ और सक्षम हूँ, और इसीलिए मैं सब जो लोग जो करना चाहते हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप ठान लीजिए कि आपको करना है। रास्ते, तरीके, लक्ष्य खुद ब खुद बनते जाएंगे। जी सोनू जी, हमने प्राण साहब देखे हैं, हमने हमारे खुद के मराठी के नीलू भाऊ फुले देखे हैं, जो रियल लाइफ में हीरो है। वो शायद पर्दों पे खलनायक भूमिका बहुत प्रभावी थी उनकी, पर वो रियल लाइफ में हीरो है। तो उस पंक्ति में आप है या आपने फिर से आज ये साबित कर दिया सोनू जी? देखिए, कैमरा अलग चीज है और कैमरे के पीछे की दुनिया अलग है। जो रोल हमें करने को मिलता है हम लोग वो करते हैं, लोगों को मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिंदगी जो है वो यही है, सच्चाई यही है। कैमरा हर समय रोल नहीं हो सकता। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब आप बोलते हैं कि मीडिया को क्यों नहीं बुलाता, मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब कैमरा रोल होता है तो फिर शायद कहीं ना कहीं एक्टिंग शुरू हो जाती है, और जब कैमरा नहीं रोल होता तब आप इमोशंस की बात करते हैं, तब आप दिल की बात शुरू करते हैं। तो मैं जो दिल का कनेक्शन है वो टूटने नहीं देना चाहता मेरे लोगों के साथ, मेरे परिवार वाले, उनको मैं बोलता हूँ मेरे प्रवासियों के साथ। और यू नो इसीलिए जो ये रिश्ता निभाया है, जो मैंने सीखा है इनके साथ, मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है इन लोगों से, और होपफुली कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूर काम आएगा। सोनू जी, हमने देखा कि बहुत सारे कलाकार ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लाइव आके कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक्टिविटी, क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड बहुत ही तकलीफ देने वाला है। पर आप उस पीरियड में रास्ते पे थे, मजदूरों को मदद कर रहे थे। तो क्या आपकी फ्रेटर्निटी में ऐसे बोला जाता है कि बहुत सारे कलाकार पैसिव मोड पे रहते हैं, वो खुद सामने आते नहीं है, बातें नहीं करते हैं? तो आपको क्या उम्मीद है और आपकी फ्रेटर्निटी से ही कि और क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है वो काफ़ी है? मुझे भी बड़ा इंस्टाग्राम लाइव, मैंने अभी तक एक भी इंस्टाग्राम लाइव नहीं किया। मुझे मेरे बड़े दोस्त हैं, एक्टर्स हैं, चैनल्स वाले बोलते रहते हैं कि आप क्यों नहीं करते, पर मैं शायद ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं महसूस करता। मुझे लगता है कि दुख बहुत है इस समय बाहर। जो लोग कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पे स्माइल लेकर आ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट वाले काफ़ी हैं, चैनल्स हैं अपने पास जो लोग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी का चैनल एक होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सड़कों पे जाएं और उन लोगों को पकड़े हाथ और उनको लेके जाएं जहाँ पर जाने। तो मैं भी शायद वो किरदार कर रहा हूँ, बाकी सब लोग दूसरा किरदार कर रहे हैं, बट आई थिंक सब लोग अपना योगदान तो दे ही रहे हैं। ऑन अ लाइटर मोड सोनू जी, मैं आपका ट्विटर हैंडल देख रहा था, अभी मैंने एक सवाल भी वहाँ पे देखा कि किसी बंदे ने लिखा है कि सोनू जी मैं तकलीफ में हूँ, मुझे ठेके तक पहुँचा दीजिए। तो ये सारे भी ऐसे भी कोई लोग हैं कि जहाँ पे जिनको आप रिप्लाई करते हैं, और क्या होता क्या है ये सब? पता नहीं, दिल से आवाज आती है। जैसे उसने बोला कि मुझे ठेके तक पहुंचा सकते हो, तो मैं बोला कि नहीं, ठेके तक तो नहीं पहुंचा सकता, हाँ, लेकिन पीने के बाद अगर घर जाने की जरूरत पड़ी तो मैसेज मार लेना, घर जरूर पहुंचा दूं। मुझे कल किसी ने एक मैसेज किया था कि सर मेरी गर्लफ्रेंड बिहार में रहती है, मैं उसे 3 महीने से नहीं मिला हूँ, मुझे उसके पास भेज दीजिए। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि बेटा घर पे ही रहे थोड़े टाइम, तो इन 3-4 महीनों में पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि आगे क्या करना है। सो आई थिंक ये परीक्षा की घड़ी है, और जुड़ना बहुत जरूरी है उन सब के साथ, तो ही जो ये सफर है वो आसान हो पाएगा और कट पाएगा। सोनू जी, एक लास्ट का सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन के पीरियड में आपने तो हीरो वाला काम कर ही दिया है, और आपको देख के हमको लगता है कि भाई हीरो हो तो ऐसा। इमोटिव लेवल पे भी हम बहुत कुछ
ऐसा कुछ होता है तो हम लोग बहुत कुछ पाते भी है लेकिन बहुत कुछ गवाते भी है। तो इस पीरियड में, इस पूरे दौरान में, ये पूरा पेन जब 1000-1200 किलोमीटर लोग चल रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो चल रही है, कोई बच्चा है वो भूखा है वो चल रहा है, कोई बूढ़ा है वो खुद के पिताजी को कंधे पे लेके चल रहा है, कोई बेटी है जो साइकिल पे अपने पिताजी को 1200 किलोमीटर लेके चल रही है, ये सब देख के क्या क्या फील हुआ सोनू सूद जी को? क्या पाया सोनू सूद जी ने और क्या खोया इस पूरे दौरान? देखिए, मैं पहले खोने की बात ये करूंगा कि मुझे पहले कहीं ये लगने लगा था कि जो इंसानियत अब खत्म हो गई है। हम लोग अपने घरों में बैठे हैं और जिन्होंने हमारे घर बनाए वो सड़कों पर हैं, तो हम उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकते। और पाया मैंने ये कि अगर आप किसी को नहीं भी जानते या किसी को नहीं भी मिले या किसी को दोबारा कभी मिलने में ही नहीं वाले हो, उसको भी आप अपने परिवार का हिस्सा बना सकते हो अगर आप ठान लें। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। मैं हर अपने दोस्तों को हर एक इंटरव्यू में ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि हर किचन में एक खाना एक्स्ट्रा ज़रूर बनना चाहिए किसी के लिए भी, चाहे वो सब्जी जी, वाले के लिए जी। हो आपके, चाहे वो नीचे वॉचमैन वाले के लिए हो, चाहे आपके स्टूडियो में बाहर जो गेट कीपर है या पार्किंग वाला उसके लिए हो। एक खाना अगर हर किचन में एक्स्ट्रा बनेगा जी, तो हमारा देश कभी भूखा कोई देश में भूखा नहीं सो पाएगा। हर रोज हर मर्तबा जी। 3 दफा बनाते हैं तो तीनों दफा बनना जरूर चाहिए। और उन लोगों के लिए बनना चाहिए जो कभी मांग नहीं सकते या आप तक पहुंच नहीं सकते। बोलते हैं कि जब भगवान जो है हमारे लिए अप्रोचेबल नहीं है, लेकिन हम फिर भी उससे दुआ करते हैं कि भगवान सब ठीक करना, सब हम ये मांगते हैं वो मांगते हैं, लेकिन हमने उसे कभी देखा नहीं। तो इन सब लोगों के लिए इस समय आप भगवान का रूप है। ये आपसे मांगेंगे कभी नहीं कि हमें जी। ये दीजिए, लेकिन आप बिना मांगे अगर उन्हें वो चीजें दे देंगे तो आई थिंक एक अलग विश्वास खड़ा होगा उनके बीच में। आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक मैसेज मैं सबको देना चाहूंगा। और लॉकडाउन ही एक ऐसा समय है जब वो आप उतने व्यस्त नहीं है, जब आप अंदर की आप इंसानियत से खुद बातें करके जी। अपने आप को बदल और सकते हो और एक मैसेज सोनू दे जी, सकते हो। आपने ना जो बच्चे अभी घर पे पहुंचे हैं उनके लिए वो जब पीछे मुड़ के देखेंगे कई साल बाद तो आपने उन्हें उम्मीद दी है जो काफ़ी बड़ी है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, आपने अभी आपका समय निकाल के हमसे इतनी प्रदीर्घ बातचीत की। थैंक यू सो मच, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सोनू जी। गॉड ब्लेस यू, थँक यू सो मच, थँक यू। आणि यानंतर या विशेष संवादामध्ये आता आपण इथेच थांबतोय। पाहत रहा एबीपी माझा।